ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या जल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना ही है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? डीएम साहब से जिस समय हाथरस रेप पीड़िता की चिता रातों रात जलाई गई होगी, उसकी आंच इस देश के लोकतंत्र और न्यायपालिका तक जरूर पहुंची होगी। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप बोलतंत्र देख रहे हैं। इस देश में बलात्कारों का एक लंबा इतिहास है और उस इतिहास पर हम अमूमन बात करने से कतराते हैं। ऐसी क्या वजह है कि तमाम ठोस कानून और तमाम रोकथाम के नए नए अभियान चलाए जाने के बाद भी बलात्कार नहीं रुकते हैं? इस पर हम बहस नहीं करते हैं। जब कोई बलात्कार हो जाता है और उसके बाद हत्या हो जाती है, तब उस खबर को टीवी में स्पेस मिलता है। बड़े बड़े नेता दूर दूर गांव से अपनी गाड़ियों से उस गांव में जाते हैं और बलात्कार पीड़िता से मिलते हैं, उनके परिजनों को गले लगाते हैं। ये राजनीति का नया पैटर्न है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेताओं को मिलने नहीं जाना चाहिए, मगर क्या इंसाफ मिलना इस देश में इतना सस्ता हो गया है? क्या आपकी आंखों के सामने उस लड़की के परिजनों को बिना बताए उसको जला दिया जाता है और उसके परिजन ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि हमसे बिना पूछे उसका संस्कार किया गया? क्या एक बाप को अपनी बेटी के अंतिम संस्कार का भी हक नहीं है? अगर इस देश का संविधान उसे ये हक देने में नाकाम साबित होता है, तो ये वो भारत नहीं है जिसके लिए भगत सिंह, नेहरू और अंबेडकर लड़े थे। बार बार मैं आपको ये बात कहता हूं कि इस देश में बहुजनों के अधिकारों की लड़ाई बहुत पीछे है। जब आप कहते हैं कि आरक्षण पर बहस होनी चाहिए, तो अपना गिरेबान झांकिए और ये बात बताइए कि अगर आरक्षण पर बहस होनी चाहिए तो क्या एक युवती के बलात्कार पर, जो कि बहुजन थी, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए थी? उस पर बात नहीं होनी चाहिए थी? तमाम मुद्दे के बाद एक खबर आती है कि योगी सरकार के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। आप सोचिए कि एक रेप केस को सरकार अपने आप को बचाने के लिए किस तरीके की सांठगांठ करती है। सोचिए कि बलात्कार के साथ किसी सरकार को गिराने का षड्यंत्र कैसे रचा जा सकता है। और अब षड्यंत्र सरकार के खिलाफ हर उठे सवाल का जवाब हो गया है। कोरोना फैलाने का षड्यंत्र जमातियों ने रचा, राफेल में भी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा, नोटबंदी में भी किसी ने षड्यंत्र रचा, अर्थव्यवस्था गिरी, इसके लिए भी षड्यंत्र रचा गया। सोचिए कि इस देश में अगर भयंकर बेरोजगारी आ जाए, हालांकि आ चुकी है, लेकिन इससे भी आगे बढ़ जाए, तो सरकार ये कह सकती है कि इसमें आईएसआईएस का हाथ है। ऐसी स्थिति में आप सरकार से सवाल क्या ही करेंगे जब हर जवाब षड्यंत्र ही होता है। लेकिन सबसे संदिग्ध सवाल के घेरे में अगर कोई है तो वो पुलिस है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी साख लगभग पूरी तरह खो चुकी है। कानपुर में जब उत्तर प्रदेश की पुलिस एक छेड़छाड़ के मामले में लड़की से कहती है कि तुम अपने कपड़े फाड़ कर आना, तब मैं तुम्हारी शिकायत लिखूंगी, तो आप समझिए कि उसकी संवेदना कितनी मर चुकी है। एक पुलिस छेड़छाड़ के मसले पर जब ऐसा बयान देती है तो आप न्याय की किससे उम्मीद करेंगे? यही वो कारण है कि लोग पुलिस के पास जाने से कतराते हैं और ऐसी हत्याएं सरेआम होने लगती हैं। इसके बाद भी पुलिस ने सरकार के टट्टू वाला काम किया। मुझे पता है कि यह शब्द थोड़ा गलत है, लेकिन पुलिस ने काम भी वही किया है।
आप सोचिए कि पुलिस ने पीड़िता तक मीडिया को नहीं पहुंचने दिया। वो पुलिस जिसे अपराधियों को रोकना चाहिए था वो मीडिया को रोक रही थी, वो पत्रकारों को रोक रही थी। एबीपी न्यूज की महिला पत्रकार के साथ जिस तरीके की बदतमीजी हुई वो अब आम हो गई है। सरकार के इशारे पर पुलिस पत्रकारों को पकड़कर गाड़ियों में ठूसने लगी है और जनता के साथ तो पहले से ही बदहाली होना शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक प्रदेश में जब सरेआम हत्या और बलात्कार हो रहे हो और तब भी वहां का मुख्यमंत्री कह रहा हो कि कानून व्यवस्था ठीक है, तो उसे आप झूठा नहीं तो और क्या कहेंगे। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डरे हुए हैं, बहुत कमजोर हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जो डर गया हो, जो कमजोर हो, प्रदेश नहीं चला सकता है। एक मुख्यमंत्री इतना डरा हुआ है कि रेप के मसले पर अभी तक पीड़िता से मिलने नहीं पहुंचा। वो मुख्यमंत्री जो कोरोना के दौर में मंदिर निर्माण के लिए पहुंच गया था और विकास दुबे कांड में हुई हत्या के बाद तुरंत पहुंच गया था, वो एक दलित युवती के रेप के बाद उसके परिजनों से मिलने नहीं पहुंच पाया। क्या इतने डरे हुए मुख्यमंत्री से आप सवाल करना नहीं चाहेंगे? हालात देखिए, क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हाथ नहीं लगा सकते, आप हाथ नहीं लगा सकते। बताओ, कीप रोलिंग, हाथ नहीं लगाइए, हाथ नहीं लगाइए, कीप रोलिंग। अरे हेलो, यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही है, बोल दीजिए। ये देखिए क्या हो रहा है यूपी में। सूबे के डीजी हैं प्रशांत कुमार। जब कोई डीजी बनता है तो एक लंबी पढ़ाई होती है, एक लंबी ट्रेनिंग होती है, कानून, संविधान और सामाजिकता सब सिखाई जाती है। लेकिन जब एक डीजी कहता है कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस देश की कानून व्यवस्था और तमाम वो लोग जो सरकारी कुर्सियों पर बैठ के जनता का खून चूस रहे हैं वो आपके साथ न्याय करेंगे? 11 दिन बाद उस युवती के लिए रेप का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, जबकि सरकारी नियम यह है कि 96 घंटे के भीतर सैंपल कलेक्ट कर लिया जाना चाहिए। तो 11 दिन बाद कलेक्ट किए सैंपल में रेप की पुष्टि नहीं हो पाएगी, ये बात भी तय है। क्या वो लोग जो इसकी जांच कर रहे थे उन्हें सरकारी नियम नहीं पता थे? क्या वो लोग सरकार से बाहर थे या सरकार ने उनको ऐसा करने की आजादी दी थी? ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब तलाशिए, क्योंकि ये जवाब आपको तलाशने हैं। अपने घर में नजर दौड़ाइए और देखिए कितनी छोटी बच्चियां आपके आसपास हैं, तब आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने की जरूरत महसूस होगी। और अगर आप ये जरूरत नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो आप एक ऐसे कल की ओर जा रहे हैं जहां सरकार गुंडों के साथ मिलकर तानाशाही का धंधा चलाने लगेगी। मरते वक्त लड़की ने बयान दर्ज कराया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। वो बयान ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो पर है। उसके बाद भी अगर आईजी कहते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है तो उनसे पूछना चाहिए कि इस जगह अगर उनकी बेटी होती तो क्या उनका जवाब यही होता? ऐसे पर्सनल सवाल आपको करने पड़ेंगे क्योंकि लोगों के भीतर की आत्मीयता मर चुकी है। सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, गले में भी भारी चोट है, लेकिन उसके बाद भी सरकार ये बात मानने से मना कर देती है, जैसे तमाम मेडिकल का ज्ञान इस देश की सरकार के पास ही हो और योगी आदित्यनाथ एक योगी ना होकर इस प्रदेश के सबसे प्रख्यात डॉक्टर हो। इस तरीके के बयानों से सरकार अपनी कन्नी तो काट रही है, लेकिन क्या इस प्रदेश में बहुजनों के खिलाफ सरकार के मन में कुछ और चल रहा है? सुरेंद्र सिंह सरकार के विधायक हैं और एक ऐसा घटिया बयान देते हैं जो इस देश में शायद ही किसी विधायक से उम्मीद की जाती है। क्या वो बेटी जो सुरेंद्र सिंह की बेटी होगी अपने बाप के इस बयान से खुश होगी? या इस प्रदेश की तमाम महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी में नेता भी हैं, क्या अपने ही विधायक से ऐसा ओछा बयान सुन के खुश होंगी? अगर वो खुश हैं तो इस युवती की हत्या में वो बराबर की हिस्सेदार हैं। वो कहते हैं कि बलात्कार संस्कार से रुकते हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ संस्कारी नहीं है? एक योगी से ज्यादा संस्कारी और कौन हो सकता है? जब 100 किलो संस्कार वाला आदमी इस देश की सरकार चला रहा हो, इस प्रदेश की सरकार चला रहा हो, उसके बाद भी इस प्रदेश में इस तरह के बलात्कार हो, तो आप समझ जाइए कि संस्कार का सिर्फ ढोंग रचा जा रहा है। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उस जगह का जो सवर्ण संगठन है, उसके जो छुटभैया नेता हैं, जो फुटकर नेता हैं, वो युवती के परिवार को धमका रहे हैं और पुलिस पीछे खड़ी है। वो कह रहे हैं कि आओ हम तुम्हें बताते हैं कि कैसे किया जाएगा और किस तरीके से कानून पे भरोसा होगा, और पुलिस चुपचाप खड़े तमाशा देख रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरीके का तमाशा बिना किसी बड़े अधिकारी की इजाजत के नहीं हो सकता है?
सवर्ण समाज पंचायत ऑर्गेनाइज कर रहा है, हजारों की भीड़ उमड़ रही है जो इस बात का फैसला कर रही है कि रेप तो हुआ ही नहीं, और मीडिया गांव के बाहर मौजूद है, पुलिस उसको अंदर नहीं जाने दे रही है। युवती के परिवार के सभी सदस्यों से फोन छीन लिया गया है। एक लड़का बचते बचाते खेतों से भागते हुए आया और उसने जब ये बात मीडिया को बताई कि उसके ताऊजी को डीएम ने छाती पर लात मारी है, उनसे फोन छीन लिए गए हैं, मीडिया के पास उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया को उनके पास जाने नहीं दिया जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या क्या हो सकती है? आप टीआरपी चैनलों का तमाशा देखने से पहले इस बात को समझिए कि इस देश के लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। अगर आप अब भी चुप रहेंगे तो जब आपकी बारी आएगी तो कोई और नहीं बोलेगा। इस बात को समझिए कि इस देश में सरकार और पुलिस मिलकर के किस तरीके से अपराधियों को बचा रही है। क्या मीडिया के जाने से कुछ बिगड़ जाएगा? क्या अगर परिजन सामने आके मीडिया से बात करेंगे तो ऐसा क्या है जिससे सरकार डर रही है? योगी आदित्यनाथ इतने खौफजद क्यों हैं? इतने डरे हुए क्यों हैं? आखिरी बात जो मैं आपसे कहूंगा वो यही कहूंगा कि इस देश में रेप के बाद न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि वो लड़ाई लड़ने से आदमी हार जाता है। एक बहुजन युवती, एक दलित युवती जब रेप का शिकार होती है तो उसके लिए लड़ाई के ये पैमाने और ज्यादा कठिन हो जाते हैं। जब अम्बेडकर ये बात कह रहे थे कि इस देश में बहुजनों को बराबर अधिकार दिए जाएं, तब शायद वो ये बात जानते थे कि एक दौर ऐसा आएगा जब बहुजनों के साथ ऐसा अन्याय होगा। फिलहाल तमाम नेता न्याय के तौर पर तो वहां नहीं जा रहे हैं, ये बात भी आपको समझनी चाहिए। जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चंद्रशेखर रावण और तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के नेता उस जगह पहुंच रहे हैं तो क्या उनके मन में न्याय को लेकर सवाल हैं? क्या वो न्याय की बात कर रहे हैं? वो भी सरकार को घेर रहे हैं और सरकार विपक्ष को घेर रही है। सरकार विपक्ष को गाली दे रही है, विपक्ष सरकार को गाली दे रहा है, और इन दोनों के बीच जो पिस रहा है वो युवती का परिवार है। अब बेशर्मी की हद ये है कि कहा जा रहा है कि युवती के परिवार का नार्को टेस्ट कराया जाए। हालांकि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है कि एक परिवार जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ हो और पुलिस ने उसकी लाश को रातों रात जला दिया गया हो, उससे सच्चाई की उम्मीद में नार्को टेस्ट कराया जाए। जब सारी सच्चाई आपके सामने है तो फिर आखिर कौन सा सच जानना चाहती है बीजेपी सरकार? ये सवाल आपको पूछने चाहिए। अगर आज आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो कल को इस देश में आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। बोलतंत्र आपसे अपील करता है कि इस रिपोर्ट को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको ये बात समझ आए कि उनकी आंख के नीचे किस तरीके से सरकार उनके संविधान के, उनके अधिकारों की हत्या कर रही है। अगर आप आज भी खामोश रहेंगे तो आपकी खामोशी आपके अधिकारों को खा जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इस देश में संविधान बचा कहां है।